साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। वैसे तो पिछले कई चुनावों से ही कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लग रहा था, मगर अब पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर सामने आकर कांग्रेस की सबसे खराब स्थिति का जिक्र कर हर किसी को हैरान कर दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की हार को स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, राहुल और सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फफक कर रो पड़े और ये तक कहा कि उनकी पार्टी के पास चुनाव प्रचार करने के पैसे तक नहीं है। राहुल ने तो कहा अगर उनकी पार्टी को 2 रुपए का भी अगर भुगतान करना है तो उनके पास भुगतान करने के लिए 2 रुपए तक नहीं है। तो क्या वाकई में कांग्रेस को अपनी हार का अंदाजा हो चुका है? आखिर क्यों रो पड़े राहुल और सोनिया? बैंक खाते फ्रीज होने का क्या है सच? आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने आज यानी कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इन सभी कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हम कोई प्रचार तक नहीं कर सकते। हम अपने कार्यकर्ताओं या उम्मीदवारों का समर्थन तक नहीं कर सकते। हमारे लोग हवाई जहाज का टिकट तो छोड़िए, रेलवे की यात्रा के लिए टिकट तक नहीं खरीद सकते। राहुल गांधी ने कहा कि और ये सब खेल चुनाव से 2 महीने पहले किया गया। राहुल ने कहा कि भारत के 20% लोग हमारे लिए वोट करते हैं और फिलहाल हमारी स्थिति ऐसी है कि हम किसी भी चीज के लिए 2 रुपए का भुगतान तक नहीं कर सकते। यह चुनाव में हमें पंगु बनाने के लिए रचा गया है। ऐसा कहते हुए राहुल गांधी की आंखों से आंसू तक निकल पड़े और रूंधे गले से राहुल ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। मगर अफसोस इस बात का है कि भारतीय मीडिया हमारे पक्ष को जनता तक पहुंचाना ही नहीं चाहता। भारत की जनता को बस जुमलेबाजी कर गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, मगर मोदी और शाह ने मिलकर हमें कमजोर करने की कोशिश की है और वो भी चुनाव से ठीक पहले। सोनिया ने कहा कि एक तरफ चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है और इसी चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को भारी लाभ हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने के लिए उनके बैंक खातों को ही फ्रीज कर दिया गया है। सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा बोल भी नहीं पाई और उनकी आंखों में बेबसी साफ देखी गई। सोनिया गांधी भी बार बार हैंकी से आंसू साफ करते हुए नजर आई। इस दौरान इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने इसे कांग्रेस का ड्रामा करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस को हार दिख रही है और अपनी हार का ठीकरा वो हम पर फोड़ रहे हैं। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने सीनियर नेताओं के साथ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले कई सालों में नहीं की है और इस तरह अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोना धोना कर साफ कर दिया कि वाकई में कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस हार के डर से ऐसा कर रही है या फिर वाकई में कांग्रेस के पास 2 रुपए का भुगतान करने के पैसे नहीं है? कांग्रेस के साथ सही हो रहा है या गलत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में सीटों को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के साथ ही बड़ा खेल कर दिया गया है और ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि उनके साथ गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नाना पटोले ने किया है। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने सीक्रेट मीटिंग की और सीटों के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने ना तो मीटिंग में शरद पवार को बुलाया और न ही शरद पवार के लिए सीट छोड़ी। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने 48 में से 23 सीटों पर दावा किया है, वहीं नाना पटोले ने कांग्रेस के लिए 19 से 20 सीटों पर दावा किया है। अब बची है 5 या 6 सीट, जिसमें से अभी प्रकाश अंबेडकर को भी सीट देनी है और प्रकाश अंबेडकर को 5 सीट भी अगर दी जाती है तो शरद पवार के लिए एक भी सीट मुश्किल से बचती दिख रही है। दरअसल खबर आ रही है कि कांग्रेस की सीईसी की बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसमें नाना पटोले भी महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे थे और इस मीटिंग के बाद नाना पटोले ने मुंबई पहुंचकर अचानक मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि 21 मार्च को कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी।
नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में हम किसे कहां उतार रहे हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका ऑफिशियल ऐलान 21 मार्च को कर दिया जाएगा। अब अगर नाना पटोले ने 21 मार्च को उम्मीदवारों के ऐलान की बात कही है तो इसका मतलब साफ है कि एमवीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लग चुकी है। इसीलिए सूत्रों की माने तो दिल्ली से लौटने के बाद नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से गुप्त तरीके से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं ने तय किया है कि उद्धव ठाकरे को 23 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाएगा और कांग्रेस 19 या 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों ही नेताओं ने इस मीटिंग में यह भी तय किया कि 21 मार्च को वो अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर देंगे, जिससे सारा तमाशा और विवाद खत्म हो जाएगा। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने इस मीटिंग में प्रकाश अम्बेडकर को बुलाया था, मगर प्रकाश अम्बेडकर नहीं पहुंच पाए और मीटिंग में हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में शरद पवार को या फिर उनकी पार्टी से किसी को भी नहीं बुलाया गया और इसीलिए माना जा रहा है कि यूबीटी और कांग्रेस के बाद जो सीटें बचेगी वो प्रकाश अम्बेडकर को दे दी जाएगी और शरद पवार के हिस्से में एक भी सीट बचती नहीं दिख रही है। अब ऐसे में शरद पवार के पास दो रास्ते हैं, एक तो ये कि वो गठबंधन से अलग होकर खुद के दम पर अकेले चुनावी मैदान में उतरे या फिर एनडीए से हाथ मिलाकर 4 या 5 सीट की मांग करे, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि एमवीए में यूबीटी और कांग्रेस ने शरद पवार को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। शरद पवार को एक भी सीट नहीं दिए जाने का मतलब साफ है कि शरद पवार को एमवीए से अलग किया जाना। तो ऐसे में अभी तो शरद पवार के पास वक्त है, वो बड़ा फैसला ले सकते हैं और खुद ही एमवीए को लात मारकर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं या फिर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, जिस तरह से राज ठाकरे ने किया है, जिससे शून्य का ठप्पा तो कम से कम शरद पवार पर नहीं लगेगा। तो आपको क्या लगता है, इस उम्र में शरद पवार के साथ नाइंसाफी की जा रही है? अजित पवार के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी शरद पवार को ठेंगा दिखा रही है। इस स्थिति में शरद पवार को क्या फैसला करना चाहिए, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा और चढ़ गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने राज ठाकरे के मनसे के साथ सीट शेयरिंग की संभावना से भी साफ इनकार कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में जो काम अब हो रहे हैं वो 20 साल पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा, एक बड़ा काम दिखा दीजिए जो उद्धव ठाकरे ने किया हो। हमने बुलेट ट्रेन पर बुलेट की रफ्तार से काम किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमें रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों ठाकरे भाई हमसे जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। रोज हमारे घर के दरवाजों पर फूलों के बुके भेजकर हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन दोनों को समझना होगा कि बीजेपी, एनडीए या महायुति में से कोई भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी नहीं रखती। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी, शिंदे नीत, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी गठबंधन के साथ राज्य की 80% सीटों के लिए सहमति बना चुकी है। इस बार बीजेपी सीटों का हर रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो ये तो रही बात लोकसभा चुनाव की, लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी फडणवीस ने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया। फडणवीस ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे को साथ नहीं लेने वाले हैं, मगर विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के मनसे के साथ गठबंधन की संभावना से अभी इनकार नहीं कर सकते। फडणवीस ने ये भी कहा कि विपक्षी एमवीए गठबंधन से भी जो आना चाहे उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी नहीं विधानसभा चुनाव में। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ईडी नहीं बल्कि अपने काम के भरोसे राजनीति करती है। गरीब जानता है कि पीएम मोदी ही उनका भला कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मोदी 360 डिग्री का ब्रांड है। राज्य के हर तबके पर पीएम मोदी का असर है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार 40 का रिकॉर्ड टूटेगा। तो फडणवीस बीजेपी की जीत के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। वैसे आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में किस किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।